अब देखो यार, कायदे से तो देखो तुमको पता है कि अपना जो एपिसोड बनाने का स्टाइल है या फिर अपना जो कम्युनिकेट करने का स्टाइल है, उसमें ये कहीं भी लायक करता नहीं है कि भाई किस मीडिया कंपनी ने किसके अगेंस्ट एजेंडा चला रखा है, फिर किस मीडिया कंपनी ने किसके अगेंस्ट यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रो वर्जन ले रखा है, तो किसी के अगेंस्ट थोड़ा सा एंटी वर्जन ले रखा है, अपना इसमें नहीं है। लेकिन कभी कभार ना, मतलब सही बताऊं तो इस एपिसोड में मैं इस चीज़ पर डिस्कस करने में नहीं वाला था, लेकिन मैं जैसे ही जिम से वापस आया और भाई जैसे ही मैंने ट्विटर खोला, वहां पर बीआर फुटबॉल की बात करें, ESPN की बात करें, लगे पड़े हैं अपने एजेंडा में कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ पेनल्टी स्कोर किया। भाई मैच देखा है भाई, लेजिट मैच देखा हो तो भाई अगर तुमने इस टाइप का यहाँ पर अगर कमेंट किया ना, इट जस्ट शोज कि भाई तुम एक लेजी तरीके के, मतलब एक होते ना क्लाउड लेने वाले, ठीक है क्लाउड ले लो भाई, लेकिन इज्जत से, ये बेशर्मी से, बिल्कुल बेशर्मी से। अब यहाँ पर स्टोरी पता क्या है, बात इस चीज़ की है कि ऐसे कल के अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मैच की बात करें, पूरा अल नसर के मैच की बात करें, भाई अच्छा खेल रहे हैं वो। अब देखो टैक्टिकल लेवल पे यहाँ पर उनको कोई खास कंपटीशन मिला नहीं है शबाब से, लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, ही लुक शार्प, उसने 2 गोल मारे और यहाँ पर एक हेडर मारा था, जो कि यहाँ पर ऑफकोर्स मेरे को पता नहीं इतना बड़ा धक्का कैसे हो गया वो यहाँ पर कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो गोल डिसअलाउ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 पेनल्टी है, तीसरी पेनल्टी मिली थी गरीब को दे दी, जो कि उसने मिस कर दी। यहाँ पर मीडिया कंपनी इस चीज़ को नहीं बताई, क्योंकि वो है ना कि एजेंडा है। अब अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी ले लेता तो इस चीज़ पे आता है कि पेनल्टी यहाँ पर मारी है उसने 3 और इसलिए हैट्रिक मारी है। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ भी कर ले भाई, उसको उसके अगेंस्ट एजेंडा चलाना ही चलाना है। बट खैर ये मेरा था कि ये बेशरम है तो इनको बेशरम ही रहने देते हैं। अगर हम यहाँ पर मैच की बात करें, अगेन जैसा मैंने काफ़ी हफ्ते पहले कहा था, एक बार फिर से मैं चीज को बताया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर अब हमको निकलते हुए दिख रहा है, अगर हम उसके करियर की ट्विलाइट की बात करें, तो यहां पर भाई वो हेडिंग एबिलिटी और शूटिंग एबिलिटी है। यस, आपको मैच के कुछ हिस्सों में पता चल जाएगा कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो यहां पर लाइक डेट्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, उसमें गिरावट आती हुई दिख रही है, जो स्वाभाविक है भाई, वो रोबोट थोड़ी है, टर्मिनेटर थोड़ी है वो यहां पर। उसके साथ ही अगर हम पासिंग सीक्वेंस की बात करें, अगेन सादियो माने के साथ पता नहीं यार कैसे चल रहा है, मतलब देखो यार सादियो माने बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 असिस्ट भी हैं, खैर 1 असिस्ट है, दूसरा शायद से नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल है कि भाई गोल पोस्ट पे लग के अगर वापस से कोई डिफ्लेक्शन से गोल मारता है तो वो असिस्ट नहीं काउंट होता, बल्कि सिंपल गोल काउंट होता है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम डिफेंस की बात करें, ठीक है सही लग रहा है। यहाँ पर इस गेम प्ले की बात करें, ठीक है सब। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग में गोल स्कोरर के मामले में टॉप ऑफ द टेबल बने हुए हैं, और अगर असिस्ट की बात करें तो वहां पर भी वो जॉइंट टॉप असिस्ट गिवर हैं। साथ ही यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इस समय यहां पर सादियो माने के भी 4 गोल हो गए। सादियो माने मेरे को उस ग्रुप का वो लड़का लगता है जिसने कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी ग्रुप की वजह से उसको A+ मिल गया। सादियो माने को यार देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन सही बताऊं तो बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। क्रिटिसिज्म यहां आ जाता है कि उसमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा। गरीब अगेन ठीक है, शूटिंग मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को लगा, आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ द PR हेट वगैरह की बात करें कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर उसको तीसरी पेनल्टी उसको दे दी, बल्कि ना कि खुद ली। उसके बाद यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मेरे को लगा कि उसको हैट्रिक की वजह से यहाँ पर रोक के रखेंगे, बट ठीक है गेम यहाँ पर थिक एंड फास्ट आ रहे हैं तो गेम को मैनेज करना पड़ेगा, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस मोर देन यहाँ पर इनफ थी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब बार्सिलोना से, भाई लेवेंडोव्स्की ने कल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि देखो यार ऐसी बात है कि अपन को गेम जो होता है ना वो अपने मेंटेन करना पड़ता है, मेरे को अपना हाई लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बार्सिलोना जीतने के लिए नहीं बल्कि ऐसा खेलना प्रेफर करती है जो कि खूबसूरत हो, जो कि अट्रैक्टिव हो, और दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बार्सा स्टाइल ऑफ प्ले। लेकिन रिसेंट टाइम्स में उन्होंने ये चीज़ कहा कि मेरे को अगर तुम मेरे लेवल की बात कर रहे हो तो वो इसलिए भी खराब होता हुआ दिख रहा है, या फिर इसलिए भी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे को सर्विस नहीं मिल रही। मेरे साथ अगर हम टैक्टिक्स की बात करें या फिर हम खेलने तरीके से बात करें तो मेरे साथ अटैकर है ही नहीं। यहां पर ऑफ कोर्स तुमको पता है कि 4-3-3 को डिच करके यहां पर एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लाके एक नई फॉर्मेशन के साथ जावी खिला रहा है। ऐसे में यहां पर लेवेंडोव्स्की ने यह कह दिया कि अगर मेरे को सर्विस ही नहीं मिलेगी तो मैं कैसे खेलूंगा। और यहां पर लोग कह रहे हैं कि मेरा गेम स्टाइल चेंज हो गया या फिर मेरा रोल बदल गया या फिर पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, और उसके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि मेरे को सर्विस नहीं मिल रही है तो मेरे को चांसेस अपने खुद के लिए क्रिएट करने पड़ते हैं। नाउ देखो यहां पर जो मेरा पहला बिल्कुल प्योर वाला जो रिएक्शन था वो ये था कि ये नहीं कहना चाहिए था, डिस्पाइट कि मेरे को पता था कि देखो लेवेंडोव्स्की एक बहुत सीनियर प्लेयर है और बहुत रिकॉग्नाइज्ड और वेल रिगार्डेड प्लेयर है, और वो डरता भी किसी से नहीं है। चाहे आप यहाँ पर उसको बारसा में देख लो, चाहे आप उसको यहाँ पर बायर्न में देख लो, डरता तो किसी से है ही नहीं। उसने इतना नाम कमाया और इतना उसने काम किया है। लेकिन एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ क्या अवॉइड हो सकती थी, वो इसलिए कि आप शायद से लेवेंडोव्स्की इसको
पब्लिक पे ना रह के प्राइवेट में, जो कि उसने कहा भी होगा मेरे को लगता है, पब्लिक में इस चीज को ना कहता, बिकॉज फैंस में अच्छे से नहीं उतरती चीजें, डिस्पाइट कि शायद से आप कह सकते हो कि बहुत हद तक सच भी है, क्योंकि भाई बारसा का गेम स्टाइल चेंज हुआ है, लेकिन काफी लोग जब इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि भाई लेवेंडोव्स्की का जो गेम स्टाइल है वो यहाँ पर अच्छा नहीं है या फिर उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, भाई उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, फेरान टोरस को लेके आना चाहिए क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी लेवेंडोव्स्की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस इंटरव्यू के बाद शायद से ही कोई उनमें से कन्विंस होगा कि हाँ ठीक है, लेवेंडोव्स्की की गलती नहीं है, ये तो बारसा की गलती है, तो लेवेंडोव्स्की को गेम में बना रहना चाहिए। जो पहले से ही कन्विंस था कि लेवेंडोव्स्की को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, वो यहाँ पर फिर से और ज्यादा कन्विंस हो गया हो कि भाई अब तो और ज्यादा आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि उसके साथ का गेम स्टाइल है ही नहीं। क्या तुम्हारा जैसा भी इसके रिगार्डिंग रिएक्शन होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ यार बात करते हैं PFA अवार्ड्स की, यानी कि प्लेयर फुटबॉलर एसोसिएशन अवार्ड्स प्रोफेशनल, जब ऐसी है, एकदम से फुल फॉर्म भूल गया भाई मैं। लेकिन भाई यहां पर सबसे पहले तो भाई साका को यंग PFA अवार्ड, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसी के साथ हालैंड को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और लोग इस चीज पे भड़क गए कि भाई अगर हालैंड को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तो यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड साका को कैसे मिल सकता है। अब देखो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि साका डिजर्व्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है कि वही है कि दो हमको चेहरे चाहिए और हम एक ही को दो चीज नहीं दे सकते। तो लेकिन काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज तो किया है कि भाई हालैंड को जब प्लेयर ऑफ द ईयर का मिला है तो यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी हालैंड को ही मिलना चाहिए। वैसे आई थिंक यूलियन अल्वारेज और साका दोनों ही शायद से हालैंड से बड़े हैं, आई थिंक सो। खैर इसी के साथ एक तबका ये भी था, अगर हम फीमेल की बात करें तो भाई लॉरेंस जेम्स को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और इसी के साथ अगर स्टार्टिंग 11 की बात करें तो मेरे को लगता है पूरी तरीके से ठीक है। एक यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये था कि भाई मार्कस रैशफोर्ड का एक अच्छा कैंपेन गया था तो उसको क्यों नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता है कि जहां मार्कस रैशफोर्ड डिजर्व्ड है, अगर आप फ्रंट लाइन की बात करोगे जहां पर हालैंड है, बुकायो साका है और हैरी केन है, तो मेरे को लगता है कि आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड का इन तीन में से किसी को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाना टू मच हो जाता है, थोड़ा सा टू मच हो जाता है। बाकी तुम सब अपना रिएक्शन जरूर बताना इसके रिगार्डिंग। इसी के साथ यार अब थोड़ी ट्रांसफर अपडेट्स की बात करते हैं और मैराथन चलाते हैं अब सीधा। सबसे पहले तो भाई ये पता चल गया कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर कुकरेया पे अपनी डील को अब क्लोज करते हुए दिख रही है, लोन डील होने वाली है और बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स पे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। मैंने कल भी बताया था यहाँ पर डील मेरे को लगता है कि फायदेमंद होने वाली है। इसी के साथ अगर जाओ फेलिक्स की बात करें तो भैया जाओ फेलिक्स को लेकर जैसा हमने कल डिस्कस किया था, आज और कंफर्म हो गया है कि भाई अगले 48 घंटे के अंदर यहाँ पर बार्सिलोना मिशन जाओ फेलिक्स चालू करने वाली है। और जैसा जैसा मैंने बताया था आई थिंक वैसे वैसे ही सब ठीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह भी बताया गया था कि भाई जाओ फेलिक्स तभी आएगा जब एक अटैकर जाएगा, और ऐसे में अंसु फाटी के जाने के चांसेस अब 75% लग रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो आ रहा है वो चेल्सी से है, टॉटनम से और डॉर्टमुंड से है। क्या अंसु फाटी जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। भाई मुंडो डेपोर्टिवो की रिपोर्ट तो ये कहती है कि अंसु फाटी फाइनली बिलीव करता है कि शायद से उसका बारसा में जो टाइम है वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जाओ फेलिक्स की बात करें तो भाई फेलिक्स तो जुलाई से ही यहाँ पर वेट कर रहा है कि भाई बार्सिलोना आए और मैं साइन करूं। अगर ये डील कोलैप्स होती है तब ही वो सऊदी का ऑफर एक्सेप्ट करेगा। तुमको पता है 20 दिन है सऊदी के, जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो 20 दिन और सऊदी की ट्रांसफर डील चलेगी, इसलिए जाओ फेलिक्स को पता है कि हाँ ठीक है ऑफर आ ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर कोलो मुआनी की, भाई कोलो मुआनी एक ऐसी डील लग रही थी जो कि PSG मतलब कर ही लेती। अब तुमको पता है जो प्राइस टैग है वो यहाँ पर लगभग 100 मिलियन का रखा हुआ है फ्रैंकफर्ट ने, लेकिन PSG का जो ऑफर था वो लगभग 80 मिलियन का था। ऐसे में 20 मिलियन झुकने का कोई मतलब बनता नहीं था फ्रैंकफर्ट का, और वो झुकने वाले भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि भाई जब रिजेक्ट हो गया और PSG अपने आप को रेस से बाहर करती हुई देख रही थी, तभी यहाँ पर भाई ने इंटरव्यू दे दिया, और ये बहुत सही तरीका है। आपने पर्सनल एग्रीमेंट कर लिया चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने जिसके साथ पर्सनल एग्रीमेंट किया है वो अगर आपसे ज्यादा उतारू हो रहा है आपकी टीम को ज्वाइन करने के लिए तो गया भाई, तो नेगोशिएशन गई 12 के भाव में। अब देखो यहाँ पर कोलो मुआनी ने कहा कि मैं फ्रैंकफर्ट को अपने दिल में रखता हूं और मैं हाई रिकॉर्ड्स में रखता हूं, लेकिन PSG ने मेरे लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फी दिया है और वो बताता है कि वो मेरे में कितना इंटरेस्टेड है, और मेरे को PSG में जाना एक यूनिक अपॉर्चुनिटी लगती है। सोचो पब्लिकली काफी रिस्पेक्टफुल वे में उसने कहा है, लेकिन ये कहते ही फ्रैंकफर्ट की जो नेगोशिएशन पावर थी वो बिल्कुल ही धुल गई। टाइड प्लस और वैनिश के साथ बाथरूम में उसने ब्लीच कर दिया उसको। तो यहां पर मेरे को लगता है कि अब तो PSG डील लेके चली ही जाएगी। इसी के साथ अगर बात करें जेडन सांचो की, भाई तुमको पता है चेल्सी इस समय एक और अटैकर साइन करना चाहती है और उसी प्रोफाइल का साइन करना चाहती है जिसमें जेडन सांचो बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेन जेकब्स की बात करें तो उन्होंने इस रूमर को बताते हुए एड्रेस करते हुए कहा है कि ये रूमर ही लग रहा है अभी तक। तो ऐसे में यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई फाइल इधर से उधर हुई नहीं है, कोई
आपसी वार्तालाप नहीं हुआ है। प्लस यहाँ पर जेडन सांचो ने भी इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, वो पूरी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ही फोकस्ड है। हाउएवर चेल्सी की अगर फैन बेस की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, वो ये इस बात पे अभी भी थोड़ी सी शंका जता रहे हैं कि शायद से जेडन सांचो वो प्लेयर हो सकता है। मेरे लिए बाकी सब ठीक है, आई थिंक उनके रीज़न भी ठीक है क्यों जेडन सांचो अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस मान सकता है या फिर थोड़ा सा अपने आप को डिसअपॉइंटेड मान सकता है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पर मेरे को लगता है कि चेल्सी बहुत ऑफ गार्ड हो जाएगी, वो ये है कि भाई प्राइस टैग उनके बस की बात नहीं है, बहुत पैसा खर्च कर दिया उन्होंने। हाँ, ये है कि अगर सही में ही टॉड बोली ने हिला लिया हो अपने दिमाग से तो वो अलग बात है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते, फिर वो कुछ भी कर सकता है। बट स्टिल आई थिंक इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर फ्लैश न्यूज़ की, तो भाई इसी के साथ जॉर्डी अल्बा ने स्पेनिश नेशनल टीम से भाई अब यहाँ पर अपने आप को पीछे खींच लिया है और उनकी जगह फ्रान गार्सिया लेने वाले हैं। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इसी के साथ यहाँ पर यूरो 2012 में जो टीम जीती थी, अब एक भी प्लेयर नहीं है। सो स्पेन का एक नया दौर हमारे सामने देखने को मिल रहा है। काय का नया दौर? अभी तो बिल्कुल ही नंगा नाच चल रहा है पूरे स्पेनिश नेशनल टीम में, मतलब पूरे फेडरेशन में। इसी के साथ अगर रोमेलू लुकाकू की बात करें, भाई लुकाकू को ऐसा लग रहा था लुकाकू नहीं ऐसे भैया कैप्टन अमेरिका आया है रोम में, अलग ही स्वैग है भाई, हीरो बनाया जा रहा है रोमेलू लुकाकू। और उनको पता नहीं है अभी 3 हफ्ते के बाद वो जोसे मोरिनो के रिगार्डिंग एक इंटरव्यू देगा कि और सब खत्म कर देगा। फिर वो मतलब लुकाकू का केस बढ़िया है भाई, वो इतने सब कांड के बाद भी मस्त बसता है, वो उसको कोई हेट वेट नहीं मिलती, जहाँ जाता है वहाँ बढ़िया उसके फैंस वगैरह होते हैं, जो कि ट्विटर पे तो मेरे को दिखते नहीं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं वहाँ पर। बट इसी के साथ भाई यहाँ पर क्योंकि विनीसियस जूनियर इंजर्ड है और यहाँ पर ब्राजील का आने वाले जो नेशनल टीम्स है, तो भाई रफीनिया को कॉल अप बुलाया गया है और आपको भाई रफीनिया के साथ साथ एंड्रिक भी देखने को मिल सकता है, शायद से विक्टर रोगे के ज़्यादा चांसेस हैं। तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की तो पूरी नजरें होंगी, प्लस एंटनी पे भी देखना होगा कि वो आने वाले इंटरनेशनल गेम्स में कैसा परफॉर्म करने वाला है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।